नमस्कार। राहुल गांधी अमेठी छोड़ दिए और चले गए रायबरेली चुनाव लड़ने और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भाग गए, डरो मत, भागो मत। अब इस बात पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या राहुल गांधी को अमेठी में लड़ना चाहिए था और राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना, अमेठी को छोड़ देना, क्या वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने यह कदम उठाया है, या परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस एक कदम पीछे हट गई है? एक तरह से कहें तो देश जिस तरह से उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत छोड़ो, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा का भ्रमण किया, देश घूमे, देश भर में मोदी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, उससे ऐसा लगने लगा था। और हाल के दिनों में ये चर्चा हो रही थी कि अब राहुल गांधी अमेठी आएंगे और स्मृति ईरानी को एंटी इनकम्बेंसी के तहत और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से वो सीट फिर वापस आ जाएगी कांग्रेस को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, या बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया है, बोलने के लिए एक मुद्दा मिल गया है कि राहुल गांधी अमेठी में डर के मारे नहीं आए चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि वो चुनाव हार जाएंगे। तो बहस इसी बात को लेकर है। हो सकता है कि कांग्रेस की कोई रणनीति होगी कि स्मृति ईरानी को उतना फुटेज ना मिले, उतना एडवांटेज ना मिले, क्योंकि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो एक मुद्दा वो भी बनता, क्योंकि वहां वो हार चुके हैं। स्मृति ईरानी के सामने एक ऐसा कैंडिडेट दिया गया है जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, केएल शर्मा, और अब वो जो मुद्दा बनता और राहुल गांधी उस परसेप्शन में फंसते, शायद ये भी रणनीति होगी कांग्रेस की। लेकिन बहस इस बात पर है, ये मानिए चाहे ना मानिए, कांग्रेस मानेगी नहीं, क्योंकि उसका हर कदम मास्टर स्ट्रोक लगता है, जैसे कि हर पार्टी को लगता है। लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय से इतना तो तय है कि परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी इस बार हावी हो गई। अभी तक बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए मुस्लिम से लेकर पाकिस्तान, भैंसा, गाय, मटन, मछली पर आकर लटकी हुई थी। राहुल गांधी के अमेठी नहीं लड़ने से इस बात को अब बीजेपी भुनाएगी, उसको मुद्दा बनाएगी कि देश भर में घूमते हैं, बहुत सारी यात्राएं की, लेकिन अमेठी क्यों नहीं गए, और बताते भी हैं कि हमारी परंपरागत और पुश्तैनी सीट है। एक तरह से मतलब गांधी परिवार का वो एक परंपरागत सीट माना जाता है रायबरेली और अमेठी। रायबरेली जाना यानी कि सुरक्षित सीट को चुनना, एक संदेश तो चला गया कि राहुल गांधी को डर लगा, और उसी डर के बारे में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि डरो मत, भागो मत। क्योंकि आपको याद होगा 2014 का जब चुनाव चल रहा था, तो चुनाव जब भी लड़ा जाता है या चुनाव जब भी होता है, असल मुद्दे गायब हो जाते हैं और बीच चुनाव में कोई मुद्दा बनता है, और वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो मुद्दा हावी हो जाता है। जैसे अभी लोगों से पूछा गया तो महंगाई, बेरोजगारी पहला मुद्दा है, लेकिन चुनावी रैलियों में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी है, मोदी जी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों को सारा धन दे देगी आपसे छीन करके, यहां तक कि पाकिस्तान खुश हो रहा है। मतलब कि मुद्दा कुछ और है और परसेप्शन बदलने की तैयारी कर रही है और लगातार इस पर जोर दे रही है, और इसका साथ दे रहा है मीडिया। आपको पता है मीडिया क्या करती है। मीडिया बीजेपी का एक फ्रंटल सेना है, जिसको लोग गोदी मीडिया कहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा था 2014 के इलेक्शन की, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल का एक तरह से जन्म उसी वक्त हुआ था। भारतीय राजनीति में एक नए खिलाड़ी आए थे, वो चुनाव लड़ने चले गए थे बनारस, वाराणसी, चुनाव हार गए। लेकिन एक परसेप्शन बना कि अरविंद केजरीवाल एक फाइटर है, और उसी परसेप्शन के बदौलत
आम आदमी पार्टी ने लगातार अपनी उपस्थिति चुनावों में दर्ज कराती जा रही है। आप उस आम आदमी पार्टी की राजनीति के आप समर्थक हो या ना हो, मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, जमकर झूठ बोलते हैं और उनकी झूठ पकड़ी भी गई है। मीडिया भी कई बार एक्सरे कर चुका है कि मोदी जी जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है। जैसे आपको याद होगा बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ था, तो कहा था कि एक एडवांटेज ये मिला कि बारिश हो रही है, बादल घिरे हैं, शायद रडार को दिखाई नहीं पड़े। मतलब इसका कोई रिलेवेंस नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं और जमकर बोलते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत अच्छी नीति हमने बनाई थी, कानून बनाया था, पारदर्शिता आएगी और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही लोगों को पता चला कि किसने किसको धन दिया। जबकि सच्चाई ये है कि उस कानून में लिखा हुआ था कि हम यानी सरकार इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगी पब्लिक को, और इसका एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मोदी जी आ गए अपने झूठ पर। तो खैर, झूठ और सच ये हमेशा चुनाव का मुद्दा होता है। कौन कितना झूठ बोलता है, पब्लिक किस झूठ को सच मानती है, इसी पर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा है परसेप्शन, और एक होता है जुमला। जैसे अच्छे दिन आएंगे, भारत से गरीबी हटेगी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, हम गरीबी को हटा देंगे। गरीबी नहीं हटी, आज भी गरीबी है देश में। 80 करोड़ लोग 5 किलो के अनाज पर रहने पर विवश है। उसी तरह से याद होगा 2014 में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए। हो सकता है कि कुछ उद्योगपतियों के अच्छे दिन तो आए दिन आप सुनते रहते हैं, तो उद्योगपतियों के अच्छे दिन तो शुरू हमेशा से रहे हैं, सरकार किसी की भी रही। अच्छे दिन तो उन्हीं के होते हैं, अफसरों के होते हैं। खैर, राहुल गांधी के अमेठी छोड़ जाना परसेप्शन की लड़ाई में मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हार गए, और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एक विपरीत असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, क्या होगा, वो तो चुनाव के बाद रिजल्ट आपको बताएगा। क्योंकि ये गलतफहमी नहीं पाना चाहिए कि पत्रकार जो बोलते हैं वो सच होता है, और सच मतलब कि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। पत्रकार सच तो बोल सकता है, लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि सरकार किसकी बनेगी। आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इस पर आप डटे रहिएगा, तो यानी कि आप एक तरह से आप किसी के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, माहौल ऐसा है कि देश में लाख बीजेपी मुस्लिम मटन पाकिस्तान का नारा बोल रही है, और मोदी जी अपने भाषणों में लगातार कांग्रेस पर जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए बार बार उनके मुद्दे बदल जाते हैं। अब नया मुद्दा मिला है मोदी जी को कि राहुल गांधी भाग गए। तो ये भाग गए जो मोदी जी ने कहा, वाकई भाग गए। अगर आप देखिए, आप अगर पब्लिक के हिसाब से देखिए, अगर आप निष्पक्ष हैं, आप किसी के समर्थक नहीं हैं, तो ये तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं लड़े, रायबरेली क्यों चले गए। अमेठी तो उनका, वो भी तो एक परंपरागत सीट है, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ सीट है। इसकी सफाई कांग्रेस कैसे भी दे, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी को एक नया मुद्दा दे गई है, और आने वाले चुनाव में यह मुद्दा गरमाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, उसकी रणनीति में बहुत कुछ राज छुपा होता है। जैसा कि आज जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके कहा कि अभी बहुत से पत्ते खुलने बाकी हैं। हो सकता है कि रायबरेली से अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं, तो वायनाड शायद प्रियंका गांधी को मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो खैर, कांग्रेस ने कहा है कि मेरा तो परंपरागत सीट, हमारा तो उत्तर से दक्षिण तक, मतलब सारा देश उनका एक परंपरागत सीट है, अब कह रही है। लेकिन जब वो चुनाव लड़ने को जाता है गांधी परिवार से, तो कहा जाता है कि नहीं, ये तो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ सीट है। खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, और खुद कांग्रेस ने दिया है। अगर रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से
चुनाव गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ता तो बात समझ में आ सकती थी। आप कह सकते थे कि इस बार पूरा देश उनके लिए है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे और रायबरेली से चुनाव लड़ने गए हैं, क्योंकि रायबरेली काफी सेफ है। और ये मीडिया में भी खबरें आ रही हैं और मीडिया भी इसको अपने अपने तरीके से, जो जिसका मीडिया है, जैसे आजकल होता क्या है ना कि मीडिया दोनों तरफ का है, एक कांग्रेस का भी मीडिया है, एक बीजेपी का भी मीडिया है। हम लोग तो खबर बता रहे हैं कि इस फैसले से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान तो जरूर होगा। उनके वर्कर्स को देश भर में, नॉट अमेठी और नॉट रायबरेली, क्योंकि होता क्या है ना कि नेता, लीडर कैसा है आपका, अगर फाइटर है तो आपका कार्यकर्ता भी उसी उत्साह से लड़ेगा। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी यात्राएं की है, बहुत सारी अच्छी बातें बोलते हैं, तो देश को लगता है उनके कार्यकर्ताओं में जोश आया है। कांग्रेस जिस हालत में है आज की तारीख में, कांग्रेस सबसे बुरी हाल में है। इसमें इसको कहने में कोई गलत नहीं कहा सकता है। 50, 52, 55 सीट पर आकर अटक जाना। आपको यह भी मैं बता दूं कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे, उस वक्त भी 150 सीट आई थी कांग्रेस को। हालांकि सरकार नहीं बना पाई थी, सरकार बनी थी जनता पार्टी की, लेकिन तब भी कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि उसको 100 सीट 154 सीट शायद मिली थी। और आज की तारीख में देखिए, कांग्रेस सत्ता में थी, 10 साल सत्ता में रही और सीधे सिमट गई 50 सीटों पर, 52 सीटों पर। तो ये आज की तारीख में कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो चुनाव का माहौल है, पहले और दूसरे चरण में बीजेपी को ऐसा लग रहा था, या चुनाव के पहले फरवरी तक तो ऐसा लग रहा था कि पूरा देश बीजेपी के पक्ष में है, माहौल बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, पहले चरण का मतदान हुआ, तो लगने लगा कि नहीं, मुकाबला तो तगड़ा है, चुनौती मिली हुई है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी और मोदी जी लगातार चुनाव में कांग्रेस पर ही वार पर वार किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे विरासत पर कर लगाने, टैक्स लगाने वाला कानून, जिसको राजीव गांधी ने खत्म कर दिया था, उसको कह रहे हैं कि अब कांग्रेस दोबारा लाएगी। बताइए, ये चुनाव का मुद्दा नहीं था, न बीजेपी के घोषणा पत्र में है, न कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। किसी के घोषणा पत्र में ये बातें नहीं है विरासत कानून, क्योंकि ये किसी ने कह दिया, सैम पित्रोदा ने बातें उठा दी, कहीं कह दी, तो इस पर बहस शुरू हो गई और सीधा प्रहार मोदी जी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को अब शहजादे भी कह रहे हैं। मतलब चुनौती जब मिलती है तब आप बिलबिला जाते हैं, तब आप अनाप शनाप बयान बोलने लगते हैं, मुद्दे को भटकाने लगते हैं, क्योंकि चुनाव हमेशा से मुद्दे पर लड़े जाते हैं। 2014 में भी मोदी जी ने जो चुनाव जीता था, देश ने जो उनको समर्थन दिया था, उस समय उनका बड़ा मुद्दा था राष्ट्रवाद था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होंगे, काला धन वापस होगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। ये थे उस वक्त के 2014 के चुनाव के मुद्दे। लेकिन 10 साल शासन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास मुद्दा ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। अगर मुद्दा होता तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार के बारे में बताते कि हमने ये किया। वो कहते तो हैं, बताते तो हैं, लेकिन भाषण में उनके नाम से, उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, शहजादे, और जिस तरह से अपशब्दों का भी प्रयोग होने लगा है। जैसे मुस्लिमों के बारे में उन्होंने जो बातें कही कि मुस्लिम को घुसपैठिया कहा, पूरी दुनिया में थू-थू हुई। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है किसी कम्युनिटी के लिए जो सदियों से इस देश में रहता आया है। एक कम्युनिटी के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी को आपने कह दिया घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। तो ये अपने आप में भी ये दर्शाता है, ये बताता है कि चुनाव में बीजेपी और मोदी जी को तगड़ी फाइट मिल रही है कांग्रेस से। लेकिन अभी रायबरेली का मुद्दा आया और अमेठी का मुद्दा आया, उससे थोड़ा सा बल मिला है। हालांकि ये कांग्रेस की रणनीति भी होगी कि स्मृति ईरानी को अब केएल शर्मा से चुनाव लड़ना होगा।
अगर वो स्मृति ईरानी के.एल. शर्मा से चुनाव हार जाते हैं तो ये भी एक कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक मोरल बूस्टअप पैदा करेगा। जैसे कि स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हरा करके देश भर में एक मैसेज दिया कि कांग्रेस के शहजादे मतलब कांग्रेस के सर्वे सर्वा को हराया जा सकता है। तो जो अभी बनी हुई स्मृति ईरानी जो चर्चा में रहती थी, स्मृति ईरानी का चर्चा में रहने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। तो शायद उस मुद्दे को खत्म करने के लिए कांग्रेस की कोई रणनीति होगी और उसको खत्म करने के लिए रायबरेली भेज दिया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश तभी आता है जब लीडर मजबूत होता है। इतना तो तय है, लीडर मजबूत है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में इस वक्त थोड़ा सा नुकसान होता हुआ मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। वोटों पर इसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, ये किसी को पता नहीं और मुझे भी नहीं पता कि वोटों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश तब होता है। आप कल्पना करिए कि अगर राहुल गांधी बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान करते तो फिर क्या होता? क्योंकि चुनाव तो लड़े जाते हैं जीतने के लिए नहीं, जीत और हार यही तो लोकतंत्र है। फिर इसमें डर और इसमें संकोच कैसा? आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति से देखिए, पैदा होते ही आम आदमी पार्टी को पैदा होते ही सीधे चले गए बनारस चुनाव लड़ने के लिए। वो जानते थे कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, वहां मुद्दे गिनाए, वहां बातें की। उससे एक देश भर में उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके समर्थकों में एक विश्वास और उत्साह बढ़ा। ये भी फैक्ट है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसे तेजी से बढ़ती चली गई और दिल्ली से निकल करके पंजाब तक पहुंच गई आम आदमी पार्टी, ये भी आपको याद रखने की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अगर चुनाव लड़ते, चुनाव में लड़ने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो डरिए मत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि डरो मत, भागो मत। तो अगर आप उनके समर्थकों के हिसाब से देखा जाए तो कोई गलत बात तो कही नहीं उन्होंने। भाई आपका अमेठी में नहीं चुनाव लड़ना डर तो बताता है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ तो बातें हैं। जो आपकी सीट थी, लोग आज भी आपको बुला रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी है, सर्वे में भी आया है कि इस बार राहुल गांधी जो पिछली बार वहां की जनता ने भूल कर दी, शायद इस बार नहीं करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने दुखी हैं और जनता को चाहते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे आ रहे हैं या कांग्रेस के समर्थक बता रहे हैं कि जनता वहां का समझे, अगर भूल की है तो भुगते। ये भी सोच गलत है, क्योंकि जनता तो मालिक है लोकतंत्र में। जनता पर सवाल मत खड़ा करे कोई आदमी, खड़ा नहीं करना चाहिए। आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं तो नेता पर करिए। नेता महान नहीं होता है, नेता होता है। नेता का काम है नेतागिरी करना, यानी चुनाव लड़ना। उसमें चुनाव में जीत सुनिश्चित है, ऐसा नहीं हो सकता है, तब लोकतंत्र जिंदा नहीं हो सकता है, लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र में होता है। तो खैर मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इस पर बताना चाहिए कि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना एक चौंकाने वाली खबर है। और राजनीतिक पंडित इसको अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये माना जाएगा, अगर कांग्रेस को सीटें नहीं आती हैं, सरकार नहीं बना पाती है, तो ये भी याद रखा जाएगा कि ये भी एक फैक्टर काम कर दिया होगा। लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी को हरा देती है तो शायद कांग्रेस की ये रणनीति अच्छी मानी जाएगी कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को अकेला छोड़ निकल पड़े देश के लिए और वो फंसे नहीं, बीजेपी के जाल में फंसे नहीं। मतलब कि इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स को हमेशा मजबूत, पावरफुल और एग्रेसिव होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान तो बहुत जरूरी है ही, राहुल गांधी में है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन लीडर्स को एक परसेप्शन की लड़ाई में भी रहना चाहिए। परसेप्शन की लड़ाई ये कहती है कि अगर राहुल गांधी अमेठी जाते और चुनाव लड़ते तो शायद फिर कुछ और होता। खैर, आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
क्योंकि क्या होता है ना कि एक तरफा विश्लेषण, एक तरफा रिपोर्ट तो हम भी पढ़ रहे हैं, हमको भी वही मिलता है पढ़ने के लिए जो बाकी आपको मिलता है। कोई बीजेपी के पक्ष में लिख रहा है, कोई कांग्रेस के पक्ष में लिख रहा है, लेकिन जनता के पक्ष में कोई नहीं लिख रहा है। या उनके समर्थक, जैसे कांग्रेस का भी एक समर्थक होता है, या एक तीसरा पार्टी होता है, तीसरा धड़ा होता है जो देश में चाहता है कि देश में शांति हो, सद्भाव हो और एक नई राजनीति विकसित हो, जिसमें घृणा नहीं हो, विद्वेष नहीं हो, और जिसमें प्यार और सहिष्णुता की बातें हों। आप प्रियंका गांधी का एक वीडियो सुनिए, किस तरीके से मोदी जी को वो एक तरह से बता रही हैं कि मोदी जी के भाषणों में कैसे कैसे शब्द आते हैं, और प्रियंका गांधी कैसे बता रही हैं कि शहादत की भावना क्या होती है और विरासत में उन्हें क्या मिला है। खैर, ये इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना, अमेठी छोड़ देना, क्या कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, या बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है? नमस्कार।